हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन सिलेक्शन के लिए रिविजन जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने रिविजन सीरीज को भी कंटिन्यू रखा है। तो रिविजन सीरीज का आज हम लोग पार्ट 11 करने वाले हैं और पार्ट 11 में हम लोग 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के 21वें और 22वें वीडियो के लेक्चर के कंटेंट को मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट रिवाइज करवाएंगे। बस शुरू से आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, देन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्लास तो झक्कास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बता दें कि उदित एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग अदर नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे प्राइमरी काम है आपका, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन से दूर ना रहें, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन सीरीज को। तो रिवीजन सीरीज का हमारा स्लाइड रेडी है, तो हम लोग पार्ट सबसे पहले 21वें वीडियो का रिवीजन करेंगे। आपको बता दें कि 21वें वीडियो में हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की तकनीकें पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ रहे थे? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की तकनीकें पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ना था कि जैसे कि देखिए, देश का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, लेकिन खाने की सामग्री तो उतना ही है जितना पहले थी, थोड़ा बहुत बढ़ रही है। खाने की सामग्री जहाँ तक उसके कम हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इस तरीके से क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, खाने भी कई लोग भूखे भी मर रहे हैं, बहुत महंगा होते जा रहा है यही सामान। तो इसीलिए कि फूड का प्रोडक्शन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कौन सा क्वालिटी का धान रोपे या गेहूं रोपे जो कि बेहतर फूड क्वालिटी दे या फिर फूड क्वांटिटी अच्छा मात्रा में दे। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आपके क्लास से 12th का चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, मत्स्य पालन पीसी कल्चर किससे संबंधित है? देखिए, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पीसी कल्चर यानी सिर्फ मत्स्य का पालन, सिर्फ मत्स्य का पालन। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत यानी मत्स्य पालन के अंतर्गत जितने भी जलीय जंतु होते हैं सभी का पालन वही मत्स्य पालन ही कहलाता है, यानी पीसी कल्चर ही कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मत्स्य में खाने वाला और होता है, जैसे झींगा मच्छी कहते हैं, वो मत्स्य नहीं है, वो एक तरीके का इंसेक्ट फाइलम में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको मत्स्य पालन में मानते हैं हम लोग। जैसे कई लोग घोंगा खाते हैं, झींगा खाते हैं और भी मोलस्क खाते हैं, तो वो सब भी क्या है, सेलफिश खाते हैं, स्ट्रस खाते हैं। तो ये सब सारे क्या हैं, क्या कहते हैं, पीसी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं समझना इतना हार्ड वर्ड। पीसी कल्चर कहने का तात्पर्य सिर्फ मत्स्य पालन ही नहीं होता है, जबकि जितने भी जलीय जंतु हैं सभी को हम लोग पीसी कल्चर के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ब्रीड का क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है? भैया, क्रॉस ब्रीड पे आप ध्यान दीजिए। ये जो क्रॉस ब्रीड है, ये टर्म ऐसा होता है कि क्रॉस ब्रीड उसको कहते हैं कि दोनों का जाति सेम रहेगा। क्या? दोनों का स्पीसीज सेम रहेगा, लेकिन ब्रीड अलग अलग रहेगा। जैसे कि दोनों क्या है, भेड़ का ही प्रजाति है। क्या है? दोनों भेड़ का ही प्रजाति है, लेकिन ये भेड़ का अलग प्रजाति है जिसको हम लोग बीकानेरी इविस कहते हैं, और दूसरा भेड़ का प्रजाति क्या है, मेरिनो रैम। इसमें भी कुछ अच्छा कैरेक्टर है, इसमें भी कुछ अच्छा कैरेक्टर है। तो ऐसा किया गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो इस दोनों को क्या किया गया, मेट करा दिया गया, एक मेल एक फीमेल, इस दोनों को मिला करके एक नया भेड़ रेडी किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिजार्डेल कहते हैं। समझिए ध्यान से कि क्रॉस ब्रीड का उदाहरण क्या हो जाएगा, हिजार्डेल। हिजार्डेल किस चीज का क्या कहते हैं उदाहरण है, तो भेड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये भी पूछता है कि हिजार्डेल इज द ब्रीड ऑफ, किसका ब्रीड है, ये किसका नस्ल है, तो भेड़ का एक नस्ल है। ठीक है, तो आपको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ये जो है क्रॉस ब्रीड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने का चांस है। क्रॉस ब्रीड में क्या होता है कि आपका क्या है, दोनों तो भेड़ ही है, लेकिन अलग अलग नस्ल के भेड़ को हम लोग मिलाते हैं। जैसे अलग अलग ब्रीड का, एक है बीकानेरी इविस, दूसरा है मेरिनो रैम। नाम भी याद रखना है कि हिजार्डेल नाम का जो शिप है वो एक क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है। सबसे पहले तो यह याद रखना है। आपको याद क्या रखना है मैं बता देता हूँ। क्रॉस ब्रीड का उदाहरण कौन है, हिजार्डेल। और हिजार्डेल क्या है, एक भेड़ का नस्ल है। भेड़ का जो नस्ल है हिजार्डेल, वो किससे किससे मिलके बना है, तो दो भेड़ के नस्लों से। एक का
नाम है बेकानेरी इविस और दूसरा का नाम है मेरिनो रैम। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर एक नया टर्म आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसका कि एग्जांपल है म्यूल, खच्चर, जो कि आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे खच्चर। वो खच्चर किससे बना हुआ है? जब मेल डोंकी, मेल गधा, ठीक है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को आपस में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया, यानी सेक्स कराया गया। देन वो जो म्यूल बना, तो वो म्यूल किस चीज का एग्जांपल है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो आपको इतनी बातें इसमें क्या याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो वो है म्यूल। क्या है? म्यूल है। और वो जो म्यूल है वो किससे बना है? तो भैया मेल डोंकी, याद रखिएगा, डोंकी गधा मेल है और फीमेल हॉर्स है। गधा का तो बल्ले बल्ले हो गया होगा भाई कि गधे को, मतलब समझ रहे ना आप। तो मेल डोंकी, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे। मेल डोंकी क्वेश्चन जो आएंगे वो बताता हूँ। मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स से क्या कहते हैं, क्रॉस कराया गया, देन म्यूल बन गया। यही समझ लो। इस तरीके से आप ध्यान रखने के लिए समझ सकते हो कि इसमें तो गधे का बल्ले बल्ले हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। नहीं जी, डोंकी गधे का बल्ले बल्ले हुआ था, यानी मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। ठीक है, समझ रहे हो? जो भी लड़के होंगे समझ रहे होंगे। चलिए, ज़्यादा विस्तारित रूप में नहीं चलते, यहाँ पे देखते क्वेश्चन। मोएट, MOET का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, पढ़िए लिखिए थोड़ा सा खुश मिजाज माइंड लेकर के, बॉदर लेके नहीं, टेंशन लेके नहीं। अभी फिलहाल आपका सर पे एग्जाम है, आप एकदम प्रेशर लेके पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, पढ़ने का वो सही तरीका नहीं है। पढ़ने टाइम आप एग्जाम के प्रेशर को भूल जाइए कि एग्जाम भी है। पढ़िए वैसे जैसे कि आपको जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव मिले, जितना जल्दी बातें याद रहे। ठीक है, और प्रेशर में वो चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर हटाने के लिए मैं थोड़े से फनी वर्ड को भी यूज़ करूंगा, आज से मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मोएट, MOET, मोएट का विस्तारित रूप क्या है? ये जो मोएट है वो उसका विस्तारित रूप क्या है? तो भैया मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फिर से एक बार मेरे साथ आप बोलिए, एक बार मेरे साथ आप बोलिए, अपने से जहाँ बैठे हैं वहीं ऑफलाइन क्लास की तरफ फील कीजिए। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मोएट का फुल फॉर्म क्या हुआ भैया? तो बच्चे मेरे साथ बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या होगा? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के मदद से किसी भी अच्छे ब्रीड के, जैसे कि कोई गाय का जर्सी ब्रीड है तो कम समय में झुंड बनाना है, ज़्यादा गाय को पैदा करना है, तो इस टेक्निक से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी की उन्नत किस्म है? भैया मुर्गी का सबसे बेस्ट किस्म जो है वो लेग हॉर्न्स है। क्या है? लेग हॉर्न्स नाम के मुर्गे जो किस्म है, सबसे बेटर किस्म कौन सा है? लेग हॉर्न्स, जो कि किसका है? मुर्गी का है। और जर्सी किसका है? भैया मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जर्सी किसका है? गाय का है। और कल्याण सोना किसका है? कल्याण सोना गेहूं का है। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में भैया एक फेमस बीमारी है रानी खेत बीमारी। क्या? रानी खेत बीमारी मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित होती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। 2 से 3 दिन के अंतर्गत ही इस बीमारी में मर जाती है मुर्गियां। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी किस किस्म की सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है? देखिए, मधुमक्खी यदि कोई पालन करना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इंसान एपी कल्चर करना चाहता है, यानी मधुमक्खी का पालन करना चाहता है, तो उसमें सबसे, आप ही सोचिए ना, कोई चीज़ आप गाय ही पालेंगे तो वैसे गाय को पालना चाहेंगे ना जो सबसे अधिक दूध देती हो। उसी तरीके से कौन सा सबसे बेटर किस्म होता है जो सबसे अच्छे शहद बनाते हैं? तो वो है एपिस इंडिका नाम का। कौन सा है? एपिस इंडिका। एपी वर्ड आ जाए समझ लीजिए वो किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी से रिलेटेड है। और यहाँ पे सारे ऑप्शन में तो एपिस हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एपिस इंडिका नाम का जो मधुमक्खी है, इस किस्म का मधुमक्खी को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर कर दूं। जो मधुमक्खी का परिवार होता है उसमें लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो भैया 3 सदस्य, 3 तरह के सदस्य। कितने सदस्य नहीं, कितने तरह के सदस्य होते हैं? तो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरीके का सदस्य होता है। देखिए, सबसे पहले तो 2 समझ लीजिए, फीमेल होते हैं, मेल होते हैं। ये तो आपको पता होगा, मेल फीमेल वाला।
फीमेल में दो तरीके का होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। एक रानी मधुमक्खी होती है और एक वर्कर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक मधुमक्खी। क्या कहते हैं हिंदी में, श्रमिक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी। और एक होता है ड्रोन। क्या होता है, ड्रोन, जो क्या होता है, ये मेल होता है, मेल यानी लड़का होता है। क्या होता है, लड़का, नर। नर मधुमक्खी को हम लोग ड्रोन कहते हैं। और मादा मधुमक्खी दो तरीके की होती है, एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है। तो ये जो क्वीन है, मेन यहाँ पे काम जो करती है, आपको क्लियर मैं मिटा के बता दूं, यहाँ पे जो मेन वर्क करती है वो कौन करती है ना, जो शहद का निर्माण करती है वो करती है। ये जो वर्कर भी है ना, श्रमिक मादा, क्या है ये, श्रमिक है ना, श्रमिक, वर्कर यानी श्रमिक, वो जो मादा है ये फीमेल है। ये जो श्रमिक मादा है मधुमक्खी, ये मेन वर्क करती है, शहद का भी निर्माण यही करती है। और क्या कहते हैं कि शहद का निर्माण, मेन काम तो शहद का निर्माण ही है, यही करती है। और ये क्या होती है, बांध्य होती है। ये बच्चे को लेकिन पैदा नहीं कर सकती है। बच्चा पैदा कौन कर सकता है, तो भैया ये रानी मधुमक्खी है ना, वो बच्चा पैदा करती है। वो कैसे करती है, तो ये जो ड्रोन है उसके साथ जाकर के सेक्स करता है। देन वो ड्रोन का काम है रानी के साथ क्या करना, क्या कहते हैं, सेक्स करना। देन क्या होगा, नया जो बच्चा बनेगा तो वो या तो ड्रोन बनेगा या तो वर्कर भी बनेगा। तो इस तरीके से आप मधुमक्खी के परिवार को आप समझ सकते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा, आपको जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 तरीके के मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। और ये क्या होती है, बांध्य मादा होती है, ये कुछ नहीं कर सकती। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो ड्रोन एक बार रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स कर लिया, यानी संबंध बना लिया, फिर वो मधुमक्खी अपने आप मर जाता है। मेल मधुमक्खी क्या हो जाता है, अपने आप मर जाता है। और मेल मधुमक्खी को पहचानने का तरीका है कि उसका आंख बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस देखिए क्या है क्वेश्चन। मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो श्रमिक यानी वर्कर भी जो होती हैं वो बांध्य मादा होती हैं, यानी बांझ मादा, जो कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। बच्चे पैदा करने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी करती है, ठीक है। झुंड बढ़ाना काम है रानी मधुमक्खी का, लेकिन शहद बनाना का काम है वो श्रमिक मक्खियां का काम है, ठीक है। शहद का निर्माण कौन करता है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ जाइएगा कि शहद का जो निर्माण करता है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी यानी वर्कर भी। तो समझ रहे ना, कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, वर्कर भी बोल सकते हैं, श्रमिक मधुमक्खी भी बोल सकते हैं, सब वही है, या फिर बांध्य मादा भी बोल सकते हैं। तो शहद का निर्माण कौन करता है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्में हैं, तो भैया ताइचुंग जो होता है ना वो धान का किस्म है। किसका किस्म है, धान का किस्म ही है। कौन सा, ताइचुंग एक फेमस किस्म है, किसका, धान का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, तो देखिए भैया आपको दो चीजें याद रखनी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दोनों जो किस्में हैं वो किसकी किस्में हैं, गेहूं के अच्छी ब्रीड हैं। ये दोनों क्या है, गेहूं का ही पौधे का किस्म है, एक सोनालिका और एक कल्याण सोना, जो कि बहुत अच्छे मात्रा में पैदावार देती हैं अदर नॉर्मल गेहूं के ब्रीड के तुलना में, ठीक है। फिर हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है, देखिए जो हरित क्रांति है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, वो जो हरित क्रांति है वो मेनली किस लिए किया गया था, तो हमारे देश में जो है ना, वो जो भी पैदावार हो रहा था, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सभी के पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला वो गेहूं में मिला था। इसलिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो भैया गेहूं से संबंधित है, क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला था हरित क्रांति के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग पार्ट 1 को 21 हो रहा है ना, अभी 22 को भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपको हर एक बातें ध्यान में, माइंड में सेट होते चले। गेहूं में लगने वाला व्हाइट रस्ट रोग किससे होता है, देखिए गेहूं में एक फेमस होता है क्या, व्हाइट रस्ट बीमारी। जो ये बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। और वो कौन से कवक होते हैं, तो एल्ब्यूगो नाम का फंगस है। क्या है, एल्ब्यूगो फंगस जो होता है, एल्ब्यूगो नाम का कवक, वो क्या काम करता है, गेहूं में व्हाइट रस्ट लगने का कारण ही होता है, वो कौन होता है, एल्ब्यूगो फंगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जया एवं रत्ना किसकी किस्में हैं, तो भैया जया एवं रत्ना जो हैं वो धान की किस्म हैं। किसकी किस्म हैं, धान की किस्म है, जो कि जया एवं रत्ना। देखिए आपको फटाफट मेरे साथ बोलिए कि जो आपको पढ़ाया था मैं कि गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं फेमस, तो वो कौन का है, कल्याण सोना और
क्या कहते हैं सोनालिका, ये दोनों क्या थी, गेहूं की थी। लेकिन धान का कौन कौन सा है, साथ में बोलिए, जया एवं रत्ना। और एक धान का फेमस मैंने पिछले स्लाइड में बताया, ताइचुंग। तो इसका मतलब है कि आपको 3 याद रखना है धान का, कौन कौन सा, ताइचुंग, जया, रत्ना। और गेहूं का क्या होता है, कल्याण सोना एवं सोनालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित थे, तो भैया नॉर्मन बोरलॉग साहब जो आप फिगर में देख रहे हैं वो गेहूं के लिए सबसे बड़ा योगदान दिए थे। गेहूं का एक नया वैरायटी का भी खोज किए थे जिसको हम लोग सेमी ड्वार्फ वैरायटी बोलते हैं। अब आप लोग ये मत पूछे कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या होता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या होता है, लेकिन हाँ कौन खोजा था ये आएगा। ठीक है, तो जब आप एग्जाम के बाद हम लोग बेसिक वीडियो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा अगले बैच में, जो कि 2023 के लिए होगा। ठीक है, वहां पे मैं हर एक बात क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ वही करूंगा जो कि टू दी पॉइंट, क्योंकि समय कम है। नॉर्मन बोरलॉग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, हरित क्रांति से। क्या से, हरित क्रांति से संबंधित हैं वो कौन, नॉर्मन बोरलॉग। और नीली क्रांति का संबंध किससे है भैया, नीली क्रांति में किसके लिए किया गया था, तो मछली पालन के लिए, मत्स्य का बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और सफेद क्रांति किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए। अगर आएगा तो इस तरीके से आ सकता है, नीली क्रांति किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए, सफेद क्रांति दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, नीली क्रांति इसलिए क्योंकि पानी जो दिखता है कैसा दिखता है, नीला दिखता है, इस कारण से नीली क्रांति नाम दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलॉग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की थी, तो भैया बोरलॉग साहब ना गेहूं के नए प्रजाति का विकसित किए थे। किसके प्रजाति का विकसित किए थे, तो गेहूं के नए प्रजाति का विकसित किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट 21 को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 22 को देखेंगे, बस एक सेकेंड आप लोग रुकिए। चलिए, तो हमारे पास पार्ट 22 का स्लाइड बिल्कुल तैयार है। पार्ट 22 में हम लोगों ने पढ़ा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कुछ कुछ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, वो चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका पार्ट 1 करेंगे और अभी बहुत कम समय में इस चैप्टर को रिवाइज करा देंगे। तो चलिए बिना कुछ बोले हम लोग इस चैप्टर के रिविजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, क्या क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स। मैं बता दूं कि ये जो प्रोबायोटिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखिए, प्रोबायोटिक्स उसको कहते हैं, ये एक तरीके का सूक्ष्म जीव होता है जो कि हम लोगों के लिए भोजन के रूप में संपूरक होता है। यानी भोजन के रूप में हम लोग खा ले तो जहां तक हो सके हम लोग के लिए फायदेमंद हो, हानिकारक न हो। ठीक है, हम लोग उसको खा सके, भोज्य संपूरक हो, तो प्रोबायोटिक्स होता है जीवित सूक्ष्म जीवी। याद रखिए, जीवित होना चाहिए, सूक्ष्म जीव होना चाहिए और भोजन संपूरक होना चाहिए। तो 3 टर्म आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबायोटिक्स किसको कहते हैं, तो जीवित सूक्ष्म जीवी, भोजन संपूरक। यानी वैसा सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव जो कि हमारे भोजन के लिए संपूरक हो। जैसे कि दही में जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही हमारा दही क्या होता है, खट्टा होता है। दूध से दही भी बनता है इसी बैक्टीरिया के कारण। तो ये जो बैक्टीरिया हुआ लैक्टोबैसिलस, ये किसका काम किया, प्रोबायोटिक्स का काम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो ये भैया आप लोगों को पता चल गया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और इसी के कारण दही का स्वाद खट्टा भी होता है। दही का स्वाद खट्टा किस जीवाणु के कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। आप यदि गांव घर में, आपके घर में यदि इडली बना होगा तो आपको पता होगा कि इडली बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, चावल के आटा को पीस करके रात भर छोड़ना पड़ता है। वो जो रात भर छोड़ते हैं किस लिए छोड़ते हैं, ताकि उसको फर्मेंट कर सके हम लोग, यानी उसको इडली या डोसा के लायक आटा को तैयार कर सके, ताकि वो पफीनेस यानी थोड़ा सा फुला फुला अच्छा बने। तो वो किसके का, वो किसके लिए, क्योंकि वो इसमें ईस्ट डाला जाता है। क्या, ईस्ट डाला नहीं जाता है, वो रात भर में उसमें ईस्ट पैदा ले लेता है ताकि उसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है और खिल जाता है, बढ़िया लगने लगता है। तो इडली एवं डोसा का जो आटा होता है किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो भैया ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खोज महज एक संयोग बस घटना है। तो देखिए, पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उस ये एक संयोग बस घटना है, क्योंकि खोजा कुछ, मतलब किया कुछ और जा रहा था, लेकिन अचानक एक एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ जिसको हम लोग पेनिसिलिन कह दिए। और ये पेनिसिलिन क्या होता है,
एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक क्या होता है वो आगे के क्वेश्चंस में पता चलेगा, मैंने लिया है। फिर ये जो एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बेकर ईस्ट है? बेकर ईस्ट कहने का अर्थ हुआ कि जिसको बेकरी किसको कहते हैं, जो केक वेक बनाने में काम आता है, तो बेकर ईस्ट उसको कहते हैं। वो ईस्ट जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेकरी में यूज करते हैं, तो वो कौन सा है? सैक्रेमाइसिस सेरिवेसी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एस सेरिवेसी भी बोल सकते हैं। तो सैक्रेमाइसिस सेरिवेसी नाम का जो ईस्ट है वो क्या है? एक बेकर ईस्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? तो भैया ईस्ट जो प्रमुख स्रोत है वो राइबोफ्लेविन का है, यानी क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। आपको समझ में आ रहा है ना? राइबोफ्लेविन किसका है, किसके कारण होता है? ईस्ट जो निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत है वो किसका है? राइबोफ्लेविन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकन सैनिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एंटीबायोटिक सर्वाधिक उपयोग किया गया था? तो भैया पेनिसिलिन का ही उपयोग किया गया था। आपको मैंने बताया ना, जो संयोगवश घटना है, पेनिसिलिन का खोज हो गया, वही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सैनिक घटना में बहुत ज़्यादा घायल हो रहे थे, तो इसी एंटीबायोटिक से मरीजों को ठीक किया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो सर जी विनेगर का जो खट्टा स्वाद होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब विनेगर क्या है भैया? आप यदि चाउमीन उमेन खाए होंगे तो चाउमीन के स्टॉल पे जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा चाउमीन में कुछ पानी वाला लिक्विड डालता है, पानी जैसा ही, वो ग्रीन बोतल में रहता है, उसमें विनेगर लिखा रहता है, तो वही तो पानी, वही उसी को विनेगर कहते हैं। ठीक है, और उस विनेगर का स्वाद हल्का खट्टा होता है, तो किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ जो किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित है तथा दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने या उसकी वृद्धि को कम करता है, उसको क्या कहते हैं? तो भैया एंटीबायोटिक। मैंने बोला था ना, आगे समझ में आएगा। तो देखिए जो एंटीबायोटिक का काम होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो कि कोई भी सूक्ष्म जीव अगर जो ज़्यादा पैदावार हो रहा है या फिर ज़्यादा फैल रहा है तो उसको रोकने में काम आता है। कौन? एंटीबायोटिक। तो रासायनिक पदार्थ जो किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित तथा दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने या उसकी वृद्धि को कम करने के लिए हम लोग, कोई भी सूक्ष्म जीव बढ़ रहा है तो वहाँ की वृद्धि को कम करने या उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेरॉइड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? भैया जो स्टेरॉइड होता है वो मेनली कौन निर्माण करता है? जैसे कि आप ब्रेड पे जो फफूंदी देखते होंगे उसको हम लोग राइजोपस स्टोलोनिफर कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोपस स्टोलोनिफर। मेरे साथ एक बार आप नाम बोलिए, तो थोड़ा हार्ड नाम है, राइजोपस स्टोलोनिफर नाम का जो ये फंगी है यानी कवक है वो स्टेरॉइड निर्माण करता है। तो ये पूछ रहा है स्टेरॉइड निर्माण करने वाले प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? तो राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल से विनेगर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए अल्कोहल यानी क्या हुआ? दारू। ऐसा नहीं, इथाइल अल्कोहल को हम लोग दारू कहते हैं। ठीक है, और अल्कोहल का बहुत सारा, मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, प्रोपाइल अल्कोहल होता है, लेकिन हाँ अल्कोहल से विनेगर बनाना है तो उसका जो क्या कहते हैं किसके कारण होता है? तो भैया एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है? अल्कोहल से विनेगर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं। देखिए वो बहुत फफूंदी है, फफूंदी का बहुत सारा तंतु है। क्या है? बहुत सारा तो तंतु है, तो उसके तंतुओं से जुड़कर जो जीवाणु बनाते हैं झुंड, उसको हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीवाणुओं के समूह हैं जो कि फफूंदी के तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा निहित होती है, तो गोबर गैस में जो सबसे अधिक मात्रा में होती है वो मीथेन गैस होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश केमिस्ट्री में बोले तो CH4 भी हो सकता है। ऑप्शन ये भी देगा कि गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा निहित है तो भैया मीथेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर के रुमेन में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो जानवर के रुमेन में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसको हम लोग मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम। देखिए रुमेन क्या होता है? रुमेन
उसको कहते हैं, एक सेकंड में क्लियर करके समझा दूँ थोड़ा रोमेन वाला कॉन्सेप्ट। देखिए जितने भी जानवर होते हैं ना जो कि घास चरते हैं, क्या चरते हैं, घास चरते हैं, घास को पचा पाते हैं, उनके पेट में एक सेक्शन होता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग रूमेन कहते हैं। क्या होता है, हम लोगों में रूमेन नहीं होता है, लेकिन गाय या फिर जो भी चरने वाले होते हैं, चरनिंग एनिमल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, रूमेन होता है। ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स, उसको उसमें क्या होता है, रूमेन होता है। तो उसके रूमेन में क्या, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज हम लोग अच्छे तरीके से, क्या आप लोगों को सभी को समझ में आया? सभी बच्चे एक बार अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया। रिवीजन देखिए मैं इतना बताता हूँ, एक ही फॉर्मूला मुझे को याद है, पढ़ा हुआ भूला क्यों, और रोटी एक सेकेंड ऐसे, रोटी जला क्यों और पढ़ा हुआ भूला क्यों, क्योंकि उसे समय पर पलटा नहीं गया। ठीक है, सिर्फ आगे पढ़ने से नहीं होगा भैया, पीछे के रिवीजन को भी कंटिन्यू रखिए। और सिलेबस में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 से 4 लेक्चर हो सके तो और जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट बड़ा है, तो 3 से 4 लेक्चर और हो सकते हैं। फिर आपका बचेगा एक कोशिका विभाजन वाला यूनिट, वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद बचेगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस तरीके से उसमें भी लगभग 60 70 100 क्वेश्चन के लमसम वो भी हैं, तो वो भी 2-3 वीडियो में हो जाएगा। मतलब आपके एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, और रिवीजन भी कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कल की क्लास 7 बजे शाम में लाइव चलेगा, वो मतलब प्रीमियर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कौन सा होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उसमें भी धूम मचाएंगे हम लोग, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आप लोग हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, और एग्जाम के टेंशन को ना लेते हुए पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।